So good morning students once again. Myself Chetan Dev, PGT Biology, KV number 2, Hathibadkala, and today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is Biotechnology and its application. So student, जैसा आपको पता है कि हमने जो है अभी 3-4 वीडियो हमने YouTube चैनल पे हमने डाले हैं, और इन वीडियोस में हमने क्या किया है कि हमने जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के का जो चैप्टर था वो आप डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके और वहाँ से नए नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे जीवन में किस तरीके से जो है वो हेल्प कर रही है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है ये। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये चैप्टर है हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ पर है हमारे लिए। देखिए, जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसका जो मेन यूज़ है वो है एग्रीकल्चर में, ओके, मेडिसिन में, इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में, जो फूड प्रोसेसिंग जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा वो हम आपको बताएंगे। नए नए केमिकल्स बनाने में या एंजाइम्स बनाने में या बायोमोलिक्यूल्स बनाने में आजकल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा बायोगैस प्रोडक्शन, वेस्ट ट्रीटमेंट जो है, इनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रहा है। तो एक एक करके इस वीडियो में हम जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए, इसलिए हम एक या दो टॉपिक जो है हर हमारे लेसन में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम इंक्लूड करते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमने आपको बताया पहले भी कि बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ पर जो है यूज़ है। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. So application of biotechnology includes therapeutics, diagnostics, genetically modified crops जिसको हम GMO बोलते हैं, genetically modified organisms, for agriculture, food processing, bioremediation, waste treatment, energy production. So all are the जो हमने पिछली स्लाइड में बताया था उसी को ही यहाँ पे लिखा गया है। चलिए, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अब देखिए, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपको बता रही है कि किस तरीके से जो है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के जो है मेजर रिसर्च एरिया क्या है, मतलब एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में हमें करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मेजर रिसर्च एरिया में क्या करना है, टू सप्लाई बेस्ट कैटलिस्ट दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी प्योर एंजाइम, ओके, विद बेटर कैरेक्टरिस्टिक। जो आपके पास पहले से है उससे ज़्यादा बेटर करना है, बेटर को और बेटर बनाना है, तो ताकि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले। उसके बाद यानी पहले आपको या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें स्पेशल पावर्स हो या स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हो, या कोई ऐसा एंजाइम जो कुछ अलग हो, वो आपको प्रोड्यूस करना है या उसको आपको बनाना है। उसके बाद आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो एंजाइम अपना फंक्शन फुल फ्लैश्ड तरीके से कर सके, उसके लिए जो ऑप्टिमल कंडीशंस जो चाहिए वो आपको डेवलप करनी है। दिस इज़ ऑल्सो द मेजर रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। देन जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना लिया या एंजाइम बना लिया, उसको कार्य करने के लिए आपने उसको क्या कर दिया, सारी कंडीशंस भी दे दी। अब वो काम करके क्या बनाएगा, वो कोई प्रोटीन बनाएगा या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। अब आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है, उसको प्यूरीफाई करना है। प्यूरीफाई करने के बाद डाउन स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करना है। डाउन स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजीज़ मतलब देखिए, कोई भी चीज़ है जो फैक्ट्री से या आपके हाथ में जब तक नहीं आ जाती, तो उसके बीच में जो भी कुछ सारे प्रोसेस हो रहे हैं उनको हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कहते हैं या डाउन स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं, जिसमें प्यूरिफिकेशन है, पैकिंग है, उसका
जो भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ द फूड। जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड की डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे में अब फूड की डिमांड कैसे पूरी की जाए? तो देखिए हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बाय यूजिंग एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो व्हाट इज़ एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है जहाँ पर हम बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर करके हम अपने प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कल्चर, ऑर्गेनिक कल्चर मतलब जैसे आपने पढ़ा है कि सिंगल सेल प्रोटीन है या दूसरी इस तरह की चीज़ें जो हम प्रोटीन के सोर्सेज नए नए डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फूड का प्रोडक्शन इन तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा है वो है हम कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का इस्तेमाल करके हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को या प्रोडक्ट को बढ़ाएं। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप क्या है उनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में लेट 60s और 70s में जब क्या हुआ था कि हमने अपना जो फूड ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। पर वो प्रोडक्शन हमने कैसे बढ़ाया था, दैट वाज बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज़। हमने नई नई उन्नत किस्में प्रोड्यूस की थी या हमने तैयार की थी। इसके अलावा बेटर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हमने जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया था। हमने जो है नए नए टूल्स लेके आए थे, जैसे एग्जांपल है कि ट्रैक्टर्स लेके आए थे, हम जो है लेवलर लेके आए थे, हम जो है थ्रेशर्स लेके आए थे। इस तरीके से हम बहुत सारी जो है टूल्स हमने इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में हमने इंट्रोड्यूस किए थे। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स का भी हमने जो है फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो 70s में बहुत गुना बढ़ गया था और हम जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन गए थे इन द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स। अच्छा, पर अब क्या है कि द फूड सप्लाई वाज ट्रिपल्ड ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, बट अगेन अब इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो उन्नति हुई थी वो भी काफ़ी नहीं थी। अच्छा, अब दूसरी यानी कि अब फूड ग्रेन की शॉर्टेज होना शुरू हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो कन्वेंशनल एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है उससे इतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। तो दूसरा, एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बहुत महंगे होते हैं और जो आपके पेस्टिसाइड्स है, वीडीसाइड्स है, ये इतने महंगे हैं कि एक आम किसान इनको क्या नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो वी हैव टू इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ आर नॉट पॉसिबल। मतलब आज जो वैरायटीज़ है वो स्टेगनेंट हो गई है, मतलब कि ठहर गई है, उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए अब हम नई दिशा में देखना पड़ेगा और वो दिशा कौन सी है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाएंगे जो हमें ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन देगी विदाउट द यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स। नहीं, इसमें हम एग्रोकेमिकल्स का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। कैसे होगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अभी आपको बताते हैं। तो ये है नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम कि देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाज एन अल्टरनेटिव टू द ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड बाय अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स ऑफ द क्रॉप। हम प्लांट की जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं और हम फिर उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं कई गुना। कैसे बढ़ाते हैं, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि भाई किस तरीके से जो है हम क्रॉप्स का जो है, जैसे मान लीजिए अगर आपको चारे वाली फसल चाहिए, जानवरों को चारा जो है फोडर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसी क्रॉप वैरायटी तैयार करेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो, ज़्यादा ब्रांचिंग, ज़्यादा लीव्स और ज़्यादा चारा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ग्रेन है, अगर उसका साइज़ बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उसका वेट अपने आप बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम फ्लावरिंग ज़्यादा कर दें,
मतलब किसी प्लांट में फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, फ्रूटिंग ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा अचीव कर सकते हैं, ये हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए भी हैं और वो कौन कौन से हैं, उससे क्या होता है। देखिए सबसे पहले है कि हम बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। मतलब मान लीजिए चावल है, मैंने पहले भी बताया आपको कि उसमें कार्बोहाइड्रेट तो बहुत है, पर उसी चावल में हमने अब क्या कर दिया, विटामिन ए डाल दिया उसमें। तो उससे क्या हुआ कि चावल खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए भी मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको हम, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप आटा खा रहे हैं, आटे के अंदर क्या है आपको पता है, स्टार्च है। अगर हमने उसमें कुछ आयरन मिला दिया तो वो आटा कहलाता है फोर्टिफाइड आटा, ठीक है। तो अब ये फोर्टिफाइड आटा जो है जब आप खाएंगे तो क्या होगा, आपको स्टार्च के साथ साथ आपको क्या मिल गया, आयरन भी मिल गया, जिससे कि एनीमिया नहीं होगा। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि अगर हमने न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा दी है किसी भी प्लांट की तो उससे फ़ायदा होगा। यानी कि अगर मान लीजिए हमारी इंडिया के अंदर क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोटी या चावल ही खा पाते हैं। प्रोटीन्स और विटामिन्स और मिनरल्स के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स खानी पड़ती है जो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस वजह से उनके अंदर इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हिडन हंगर। क्या बोलते हैं इसको हम, हिडन हंगर। कि भाई देखने में तो लगेगा कि हम सब कुछ खा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जा ही नहीं रहे, जिसकी वजह से उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है। इसी हिडन हंगर को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसी क्रॉप्स जो न्यूट्रिशनली रिच हो और वो क्या करे, वो हमारे को जो है ज़्यादा, मतलब अगर सिर्फ चावल खाने से ही आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन्स भी मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या होगा। इसको तो बोलते हैं सोने पे सुहागा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बेटर नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती है दे आर मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। अबायोटिक स्ट्रेस मतलब वो ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड, सॉल्ट, हीट, ये क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। इसी तरीके से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है वो क्या है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, जिससे केमिकल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मीन्स हार्वेस्ट करने के बाद जब आपने ग्रेन्स को अपने घर में रख दिया तो उसमें कीड़े लग जाते हैं और कुछ हो जाता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है वो इसको भी कम करती है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो मिनरल एफिशिएंसी को बढ़ाती है, यानी कि ज़मीन में जितना आपको चाहिए आप उतना ही लेते हैं, ज़मीन से ज़्यादा नहीं लेते। इसकी वजह से क्या है, जो फर्टिलिटी है मिट्टी की वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा हम जो है डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन मीन्स टिश्यू कल्चर के द्वारा हम जो है हम एक जो है बायोमास का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में। चलिए अब आगे चलते हैं हम, और ये स्लाइड दिखा रही है कि कौन कौन सी जो है टॉप 10 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फूड्स है, क्रॉप्स है जो जिनका आगे यूज़ हो रहा है। इसमें सोयाबीन है, कॉर्न है, राइस है, टमाटो है, पोटैटो है, कॉटन सीड, डेयरी प्रोडक्ट्स, पीस, पपाया, कनोला, ये सारे के सारे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च हो चुकी है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और अब हम आपको बताएंगे कि भी किस तरीके से जो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पेस्ट रेजिस्टेंट होती है। तो अब कैसे इनका डेवलपमेंट किया जाता है, उसके लिए देखिए कि वो है एक बीटी टॉक्सिन। आपने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल का नाम सुना होगा। तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक ऐसी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है कि जिनको कीड़ा अगर इन प्लांट को खाएगा तो मर जाएगा। इसके ऊपर आपको कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत है ही नहीं,
सिर्फ पत्तियाँ खाएगा, खाते ही मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? इसके पीछे जो है वो है बीटी टॉक्सिन, एक ऐसा जहर जिसको हम बीटी बोलते हैं। तो बीटी शब्द है वो आया है बैसिलस थ्रंजेंसिस से। ओके, जो कि क्या है कि बैसिलस थ्रंजेंसिस एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसके अंदर एक बीटी टॉक्सिन जीन पाया जाता है। ओके, और ये जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो क्या करता है, वो एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है। जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है वही क्या है, वो एक मतलब जहर है एक प्रकार से। पर ये जो जहर है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में मीन्स ये ऐसा नहीं है कि भाई ये जो टॉक्सिन बनता है इन बैक्टीरिया में, ये प्रोटॉक्सिन होता है। प्रोटॉक्सिन मीन्स जो अभी एक्टिवेट नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इसको क्या किया जाता है कि जैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया इसको खाता है, सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, कोई इंसेक्ट इसको खाता है, जैसे एग्जांपल है अगर लेपिडोडेंड्रन मीन्स जिसमें टबैको बड वॉर्म्स, आर्मी वॉर्म्स आ जाते हैं। देन देयर इज कोलियोपेटेरेंस, इसमें क्या आ जाते हैं, बीटल्स आ जाते हैं। एंड डाइप्टेरेंस में फ्लाइज एंड मस्किटोज आ जाते हैं। तो ये इंसेक्ट्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इनमें से ये जो बैसिलस थ्रंजेंसिस का जो टॉक्सिन है इनको मार सकता है। कैसे मार सकता है मैं पहले ही बताया, एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, ओके, जो बैक्टीरिया के अंदर बनता है। ओके, अब जैसे ही ये कोई इंसेक्ट उस बैक्टीरिया को खाएगा या उसके इस टॉक्सिन को खाएगा, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है इसका जो टॉक्सिन है ये क्या है, प्रोटॉक्सिन है। प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव प्रोटीन। पर ये जैसे ही उस कीड़े के पेट में जाएगा, तो कीड़े के पेट का जो पीएच होता है या जो गट है उसका एलिमेंट्री कैनाल है, उसका एल्कलाइन पीएच होता है। और जैसे ही एल्कलाइन पीएच में ये प्रोटीन जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाता है और ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, बीटी टॉक्सिन में। जिससे क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया से रिलीज़ किया गया टॉक्सिन उस कीड़े की जो गट है उसकी एपिथेलियल सेल को क्या कर देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, मर जाते हैं। और इससे यानी उसका जो एलिमेंट्री कनाल है उस कीड़े का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और कीड़ा क्या हो जाता है, वो वहीं की वहीं पे मर जाता है। ओके, बात थोड़ी बहुत समझ में आई। यानी क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया है जिसको हम बैसिलस थ्रंजेंसिस बोलते हैं, वो एक ऐसा क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है जो इनएक्टिव है। अगर मैं उसको खाऊंगा मेरे को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी गट में एसिड है और वो एसिड में एक्टिवेट नहीं होगा। पर जैसे ही कोई कीड़ा उसको खाएगा, कीड़े का गट के अंदर एल्कलाइन पीएच होता है। एल्कलाइन पीएच में वो प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है और उसकी एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स के एपिथेलियम सेल्स को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको फोर्स कर देता है और जिससे वो कीड़ा मर जाता है। ओके, तो ये जो क्राई एक जीन होता है, ये प्रोटीन कौन बनाता है, वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्राई। अच्छा, प्रोटीन कौन सा होता है, वो होता है क्राई प्रोटीन बोलते हैं इसको, CRY दोनों में। और कौन सा जीन इसको प्रोड्यूस करता है, क्राई जीन। दोनों में अंतर यही है, इसके सारे अक्षर कैपिटल है। दिस इज़ द प्रोटीन एंड दिस इज़ द जीन। ओके, तो ये जो जीन है क्राई जीन, क्राई प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है। अब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन से? क्राई जीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। वो डिपेंड करता है, तो वो अलग अलग कीड़े के ऊपर अलग अलग क्रिस्टलाइन प्रोटीन एक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, आप देखिए कि ये जो आपका यहाँ पे स्लाइड थोड़ा आगे चली गई थी, तो हम जो है दोबारा से एक बार आते हैं यहाँ पर। तो हम जो बता रहे थे वो ये था कि भाई ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, जैसे क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ये जो होते हैं, ये प्रोटीन जो होते हैं कॉटन बॉलवर्म्स के लिए इफेक्टिव होते हैं, किसी दूसरे कीड़े के लिए नहीं। तो वैसे ही क्राई 1AB जो है वो कॉर्न बोरर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी अलग अलग क्रॉप्स के लिए, अलग अलग कीड़ों के लिए हमें अलग अलग प्रोटीन्स जो है वो उस प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि भाई ये यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस स्लाइड से थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। ये बैक्टीरिया है बीटी, बैसिलस थ्रंजेंसिस।
इसमें से इसका डीएनए हमने बाहर निकाल लिया। उस डीएनए में से हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कौन सा जो क्राई जीन है वो हमने आइसोलेट कर लिया। इस क्राई जीन को हमने क्या किया, इस क्राई जीन को हमने डाल दिया किसमें, ये उस प्लांट सेल, ये प्लांट सेल था, इसका जो डीएनए था हमने निकाला उसको काट करके और उसमें क्या कर दिया, जो क्राई जीन है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब इसको वापस से इस पूरे डीएनए को किस में डाल दिया, हमने इस सेल में डाल दिया और सेल को वापस से टिश्यू कल्चर टेक्निक से, तो सेल्स प्लांट सेल्स में टोटिपोटेंसी पाई जाती है, आपको पता है, जिससे एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। और अब इन प्लांट्स को ब्रीडिंग करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं। अब चूँकि ये जो जीन है ये पहुँच चुका है, अब इनकी पत्तियों में वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका क्रिस्टलाइन प्रोटीन। अब इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन को जैसे ही कोई कीड़ा खाएगा, जैसे मान लीजिए कीड़ा उसको खा रहा है, ओके, ये कीड़ा उसको खा रहा है, अब खाएगा तो क्या होगा, उसके पेट में जाएगा ये पत्तियों के साथ साथ वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और ये अल्कलाइन पीएच होने की वजह से वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस कीड़े को मार देगा, यानी कीड़े का काम तमाम। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब ना तो आपको एग्रोकेमिकल्स यूज़ करने पड़े। अच्छा, एग्रोकेमिकल्स का यूज़ बड़ा ही खतरनाक है, क्यों, क्योंकि एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स को भी मार देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक बॉल वर्म को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया और वहाँ पे मधुमक्खियाँ भी आ गई तो वो भी मर जाएंगी। इसलिए जो है ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। जबकि अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्न बोरर्स को या बॉल वर्म्स को ही क्या करेगी, वो मारेगी, बाकी किसी दूसरे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को ख़त्म नहीं करेगी, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस नहीं करेगी। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को कि भाई क्या है, कैसे हुआ। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, तो टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसको समझाने में टाइम लगेगा, तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे और हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक बताएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए-आई, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल करके भी हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।